ओके, सो चैप्टर इज बजटिंग एंड पब्लिक डेब्ट। अब बजट या फिर कहें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या होती है, कैसी स्टेटमेंट है और किसकी हमारी एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इतना हिसाब लगाते हैं जिस चीज़ में हमारा खर्चा कितना होगा, हमारी इनकम कितनी होगी एक पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है हमारी। ठीक है, मतलब आर्टिकल 1 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट ना। पार्ट्स ऑफ हमारी दैट इज बजट स्पीच। वेट अ मिनट। ठीक है, तो पार्ट क्या हमारे बजट स्पीच की, तो पार्ट ए जो है वो बात करता है बहुत सारी स्कीम्स की एंड अलोकेशन सेक्टर्स की एंड प्रायोरिटीज़ क्या है गवर्नमेंट की। तो मतलब पार्ट ए है, दो पार्ट है हमारे बजट स्पीच के। पहले पार्ट में हम बात करते हैं कि क्या स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, क्या सेक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, किस चीज़ पे जो है गवर्नमेंट काम करेगी। एंड पार्ट बी जो है वो डील करता है फाइनेंस बिल के साथ, जिसमें हमारे कंटेन होते हैं टैक्सेशन प्रपोजल्स। बेसिकली हम बात करते हैं कि हमारा मतलब इसमें हम बात करते हैं पार्टी में कहें तो खर्चे की बात करें कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्चा करेगी। एंड यहाँ पे जो बात हुई है वो हो रही है हमारी दैट इज़ इनकम की। ठीक है, नाउ और द कंपोनेंट्स ऑफ बजट। सो बेसिकली स्ट्रक्चर हम देखें गवर्नमेंट बजट का, तो दैट इज बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट क्या होती है, दैट इज वो हमारे दो टाइप की होती है, फॉर द रेवेन्यू एंड द कैपिटल। एंड ऐसे बजट एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल। वन थिंग दैट इज हियर टू मेंशन इज जब भी हम रेवेन्यू एंड कैपिटल की बात करते हैं तो रेवेन्यू इज समथिंग दैट डजेंट इम्पैक्ट नहीं करता है, इम्पैक्ट नहीं आता है एसेट या लाइबिलिटी पे एंड लाइबिलिटी पे यहाँ पे, वहीं पे यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। बस इतना ही मेजर डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बजट रिसिप्ट्स की, हम रिसीव वाली बात की बात करें, मतलब जो भी मनी रिसीव होगी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये भी फर्दर डिवाइडेड है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट एंड हमारे कैपिटल रिसिप्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, ऐसे रिसिप्ट जो कि रेगुलर होते हैं, मतलब हर दिन की ही सही काम है। इनको फर्दर सब डिवाइड करा है टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स। और जैसे कि मैंने बताया रेवेन्यू जहाँ पे भी होगा यहाँ पे कोई भी ना ही तो कोई एसेट पे इम्पैक्ट पड़ना है, ना ही कोई लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ना है। ठीक है, सो सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं। तो टैक्सेस जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है उससे जो पैसा आता है दैट इज टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। फर्दर इसको डिवाइड करा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। ठीक है, एंड क्या सोर्सेज हैं, एग्जांपल इसका दे रखा है दैट इज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल्स टैक्स, सरचार्ज, सेस। ये सारे हमारे एग्जांपल्स है किसके, हमारे टैक्स रेवेन्यू के। अब वहीं पे हम बात करते हैं नॉन टैक्स के। अब ये नहीं है कि हर एक टैक्स है आज के टाइम पे, बट नॉर्मल एग्जाम्पल है। नॉन टैक्स मतलब जो टैक्स नहीं है, टैक्स के अलावा सोर्सेज अदर देन टैक्स, जहाँ से भी पैसा आ रहा है। सो इट कैन बी फाइन, इट कैन बी पेनल्टी, इट कैन बी डिविडेंड या प्रॉफिट, वहीं पे पैसा लगाया हुआ था वहाँ से डिविडेंड मिला है, प्रॉफिट मिला है, अर्न करा है पब्लिक इंटरप्राइजेस से जो गवर्नमेंट की होती है, गिफ्ट उनको मिला है, ग्रांट मिला है, एड मिला है, शीट मिला है। इस चीज़ में समथिंग जिसका जो भी की चीज़ अनक्लेम्ड होती है वो गवर्नमेंट के नाम हो जाती है, जिसका कोई ओनर नहीं होता, जो पैसा हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, नाउ सोर्सेज क्या है हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू के। ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की, तो कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जैसे दे रखी हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए कि ये स्टेट के अंडर है फिर सेंटर के, तो पुलिस, जैसे कि पुलिस सब्जेक्ट ऐसे आई रही है, होम गार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी स्टेट सब्जेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, म्यूनसिपल सर्विसेज है, ये भी स्टेट सब्जेक्ट है। जॉब जो कि स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन से है। स्टेशनरी एंड गैजेट्स, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेशनरी एंड गैजेट्स, एस जी। नाउ बात करते हैं हम अपना दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स की। तो कैपिटल समथिंग जैसे मैंने बताया उसमें कोई ना कहीं एसेट पे या फिर हमारी लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं, जो कि रेगुलर नहीं होती नेचर में, दीज आर नॉट रेगुलर, और ये कहीं ना कहीं लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं या फिर रिड्यूस करती हैं फाइनेंशियल एसेट्स को हमारी गवर्नमेंट की। ठीक है, सो लाइबिलिटी का मतलब है कि बेसिकली लोन जो है, लोन हमें लोन लेंगे, पैसा कब आएगा, जब लोन लेंगे। ठीक है, एंड सेल कर देंगे, एसेट को बेच देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, दो तरीके हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट को भी फर्दर डिवाइड किया है डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट पे एंड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट पे। अब देख लेते हैं। तो डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या है, डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है ऐसा पैसा जो कि मतलब डेफिनेटली उससे डेब्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हम बोरो कर रहे हैं, अब इसको आपको पे बैक करना पड़ेगा, नीड टू बी पे बैक। एंड ये इसके से एक रेगुलर एक्सपेंस भी होता है और उससे हमारी डिस्टर्ब हो सकती है फिजिकल पोजिशन। ठीक है, तो ये हमारी ली कब जाएगी, डेफिनेटली जब कमी रहेगी। इसका मतलब ये था कि अगर बोरोइंग इज यूज जब फिर रेगुलर एक्सपेंसेस जो हैं वो मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं फिजिकल पोजीशन को, हमारे नॉर्मल जो एक्सपेंसिव है उनसे हम पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो उसके हमें बोरो करना पड़ता है। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है जिनमें आपको पे बैक नहीं करना, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड करना, डिसइन्वेस्टमेंट जो शेयर्स हैं पेसीज के उनको बेच देना, या फिर रिकवरी होना लोन्स की। तो लोन्स वापस हमें मिल रहा तो हमें कोई वापस नहीं देना है, रिकवरी हमारे पास मिल रहा है, एडवांसेस वगैरह जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिए थे। वही एग्जांपल्स दे रखे हैं हमारे डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट के, लोन्स जो कि रेज फ्रॉम द पब्लिक है, लोगों से पैसा लिया तो वापस देना है, बोरिंग्स फ्रॉम द आरबीआई से पैसा लिया वापस देना है, बोरिंग करा किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से
थ्रू द सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, मतलब बॉन्ड्स खरीदते हैं तो भी वापस करना है। बोरिंग करा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक से, तो भी वापस करना है। कोई भी पैसा जो लोगों का भी रखा हुआ है इंडिया के सेविंग्स अकाउंट में, नेशनल सेविंग्स में, इन सब में, प्रोविडेंट फंड्स में, वो भी कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल्स है डेब्ट कैपिटल रेसिप्ट का। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पैसा भी एक तरीके का रिजर्व का काइंड का है, और है किसका? लोगों का। और उसमें से अगर आप पैसा ले रहे हो तो एग्जाम्पल है, तो ये ध्यान हमें रखना है, ठीक है। नाउ के एग्जाम्पल्स हमारे नॉन टैप कैपिटल रिसिप्ट के, तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि वही वाली बात है, डिसइन्वेस्ट रिकवरी ऑफ लोन्स। नाउ बजट हमारा एक्सपेंडिचर, तो जो भी खर्चा कॉमन करिए दैट इज हमारा बजट एक्सपेंडिचर है। ये भी दो टाइप के हैं, दैट इज रेवेन्यू द कैपिटल। रेवेन्यू में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारे एसेट एंड लायबिलिटी पे। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस रिकरिंग होते हैं नेचर के, ठीक है, डे टू डे वाले होते हैं यहाँ पे, जैसे कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करना लोन्स पे, सैलरीज पेंशन देना, सब्सिडीज देना, ठीक है। कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो क्या कंपोनेंट्स हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो ना ही तो ये क्रिएट करता है एसेट को, ना ही रिड्यूस करता है लायबिलिटी को, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जैसे कि पेमेंट करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, सैलरीज एंड पेंशन्स का, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, याद रखो ग्रांट्स एंड सब्सिडीज भी इसी का पार्ट है, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज एंड डिफेंस सर्विसेज। अब ये चीज़ें क्यों है? बिकॉज कहीं ना कहीं इन पे जो खर्चा है, जिन पे जो एक्सपेंसेस है, वो डे टू डे होता ही रहता है। इस वजह से डिफेंस एंड एजुकेशन एंड हेल्थ को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्रिएशन होगा कोई ना कहीं कैपिटल एसेट का, या फिर कोई सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर का, ठीक है। तो या फिर वेलफेयर भी हो सकता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन आप करा रहे हो रोड्स का, ब्रिजेस का, बिल्डिंग्स का, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, एक एसेट है। परचेज कर रहे हो लैंड एंड मशीनरी का, एसेट है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शेयर्स में, एसेट है। लोन दे रहे हो स्टेट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट को, ये भी एक एसेट है हमारे गवर्नमेंट के लिए। रीपेमेंट हो रही है लोन की, तो वो भी हमारा क्या है, मतलब खुद से कर रहा है रीपेमेंट ऑफ लैंड, तो भी वो एक खर्चा है, पैसे दे जा रहे हैं लार्ज अमाउंट में, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ना टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट, सबसे पहले हमारा है बैलेंस बजट। अब बैलेंस बजट क्या होता है? बैलेंस बजट क्या होता है? जहाँ पे जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है वो इक्वल होते हैं एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स के। इसका मतलब है जो हमारे खर्चे थे वो उतने ही बैठे जितने की हमारा रिसिप्ट आया। सरप्लस का मतलब होता है जहाँ पे हमारे रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होता है हमारे एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर। डेफिसिट का होता है इसका उल्टा, कि हमारा एक्सपेंडिचर सरपास कर जाता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है हमारे रेवेन्यू से, खर्चे से ज़्यादा। अदर टाइप्स ऑफ बजट भी है, तो सबसे पहला जीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें मतलब हम चीज़ जीरो से शुरू करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं टू बी जस्टिफाइड फॉर अ न्यू पीरियड। मतलब ऐसा होता है कि आपको शुरू से, देखिए इस साल के लिए, इस पार्टिकुलर ईयर के लिए आपको दोबारा से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस को, और इस तरीके से एक ईयर के लिए आप पर्टिकुलरली लोगे, ठीक है। नाउ देयर इज अ आउटकम बजट। आउटकम मतलब आप आउटकम देखते हो, मेजर करते हो आउटकम को इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट, कितना आपने बनाया उस चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल एक परफॉर्मेंस होना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे स्कीम, जिसको हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स ऑफ हाई कंस्ट्रक्शन में, हाईवे कंस्ट्रक्शन कितनी हुई। जेंडर बजटिंग का मतलब है ऐसे, जिसमें ऐसे क्लॉजेस होंगे बजट में जिसमें हम जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वलिटी को, इसमें जेंडर पर्सपेक्टिव दिया जाएगा हर एक लेवल पे, ठीक है। परफॉर्मेंस बजटिंग इसका मतलब है जो मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम को लास्ट फिस्कल एंड यूज़ करता है इस डाटा को फॉर द एलोकेशन एंड हमारा जो भी मैनेजमेंट है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ना पार्टिसिपेटरी बजटिंग क्या है? एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कम्युनिटी मेंबर्स डायरेक्टली डिसाइड करते हैं कि कैसे खर्च करना है किसी पार्ट ऑफ पब्लिक, मतलब पार्टिसिपेटरी मतलब वही है डेमोक्रेटिक वे में आप खुद मिलकर डिसीजन लोगे। ई बजटिंग मतलब समथिंग दैट इज डिजिटलाइजेशन करना अपना वही बजटरी प्रोसीजर का, एक ओपन अकाउंट करना, कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को भी पहुंचाना, बिग डाटा जो है, तो इस तरीके से ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, इतना ही मीनिंग क्या है बहुत है। ना डेफिसिट की अगर मैं बात करूँ तो बजट रिसिप्ट एक्सीड करते हैं जब हमारे बजट एक्सपेंडिचर को, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ अपना डेफिसिट कहते हैं, कि हमारे जो रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, कम है हमारे एक्सपेंडिचर के कंपेरेटिव। सो नाउ अब क्या क्या सिचुएशन है, बजट डेफिसिट को हमने किस में क्लासीफाई करा है? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ये हमारी टाइप्स ऑफ डेफिसिट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है। अगर हम सिर्फ रेवेन्यू वाली चीज़ें करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ऐसी सिचुएशन होती है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स को। इम्प्लीकेशन क्या मतलब? ये दिखाता क्या है? ये दिखाता है कि गवर्नमेंट अनेबल है कि वो कवर नहीं कर पा रही है अपने रेगुलर एंड रिकरेंट एक्सपेंडिचर को भी, डे टू डे के खर्चों को भी निकाल पा रही है अंडर द प्रोजेक्टेड बजट। एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिसेविंग कर रही है, मतलब अपनी सेविंग्स को यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, या फिर उसको बोरो करना पड़ रहा है। अब अप्रोचेस क्या है, किस तरीके से डील कर सकते हैं? आपको रिड्यूस करना पड़ेगा अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैसे अपने खर्चों को कम करो एंड अपने इंक्रीज करो रेवेन्यू रिसिप्ट को, दो ही तरीके हैं, राइट। और जैसा फिस्कल डेफिसिट, इसका मतलब होता है डिफरेंस क्या है हमारे टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स में, अगर हम एक्सक्लूड कर दे बोरिंग्स को, तो ठीक है।
ना इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन द बोरिंग। ना इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, अब मतलब ये क्या हो दिखा रहा है, क्या मतलब डेट टैप। इसका मतलब है कि जो हमारी इट्स लाइक दैट कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा उसे हम बोरो करेंगे। जब हम बोरो करेंगे तो हम पे एक इंटरेस्ट बर्डन पड़ेगा कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस बोरो अमाउंट का। उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आएगा क्योंकि हमारे रेवेन्यू का खर्चा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से हमें दोबारा से बोरो करना पड़ेगा। तो वही एक साइकिल है जो कि डेब्ट के ट्रैप में हम फंस जाएंगे। इन्फ्लेशन को बताता है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो बोरो अगर करेगी आरबीआई से तो वही वाली बात है, आरबीआई को वही प्रिंट करना पड़ेगा न्यू करेंसी और उससे एक्सपेंड हो जाएगी हमारी इकोनॉमी, मनी सप्लाई, एंड इस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। फॉरेन डिपेंडेंसी को भी दर्शाता है कि एक तरीके से फॉरेन पे डिपेंडेंट है अपने खर्चों को पूरे करने के लिए, अपने खर्चों को बोरो करने के लिए, ठीक है। सो ये भी एक हमारा है, ठीक है। देन वी हैव द अप्रोचेस, किस तरीके से हम डील कर सकते हैं जो भी हमारी कमी आती है। तो बोरिंग्स आप इंटरनल सोर्सेज से कर सकते हो या फिर आप एक्सटर्नल सोर्सेज से कर सकते हो, फिर आरबीआई कैसे कर सकते हो, मतलब बोरो ही करना है जो भी कमी आती है उसके लिए आपको बोरो ही करना पड़ता है। 3 ऑप्शन है वही, एक हमारा एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब लोगों से कर लो, एक्सटर्नल बाहर किसी से कर लो, एंड देन देयर द आरबीआई गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी बैंक। द प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का क्या मीनिंग है, ये डिफरेंस बताता है हमारे कंट्री की ईयर के फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन दी अर्लियर बोरिंग्स पे, ठीक है। तो क्या दिखाता है ये, करंट ईयर के फिजिकल डेफिसिट को दिखाता है, इंटरेस्ट पेमेंट दिखाता है अर्लियर बोरिंग्स पे, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं दोनों में, मतलब आपने कितना उधार लिया था, 10,000 करोड़ का लिया जैसे, और उसमें से कितना आपने जो है इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, जैसे 2,000 करोड़ का आपने, तो एक्चुअल में आपने जो है यूटिलाइजेशन 8,000 करोड़ का ही किया। तो ये दिखाता है, इंडिकेट करता है कि कितना हाउ मच ऑफ गवर्नमेंट की बोरिंग जो है इसको हमने यूज़ करा है फॉर द एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर देन मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब वही है कि इसको एक्चुअल में यूटिलाइजेशन कितना है खर्चे पूरे करने के लिए। सो लो या फिर जीरो जो हमारी प्राइमरी डेफिसिट है वो इंडिकेट करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फोर्स की गई है बोरो करने के लिए ड्यू टू द, अगर हमारा जो है लो या फिर जीरो, मतलब अगर ऐसा निकला कि हमने 10,000 का ही क्या लिया था, हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है इक्वल्स टू था फिजिकल, मतलब 10,000 की बोरिंग करी और इंटरेस्ट पेमेंट भी हमने 10,000 का कर दिया, तो मतलब पीडी हमारा क्या है, जीरो है। अगर वो जीरो आता है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने पूरा जो भी उधार लिया था वो पूरा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही चुकाने में लगा दिया, उसका कोई खास यूटिलाइजेशन हुआ नहीं। समझ में? नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, इसके बीच का हम डिफरेंस नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको कॉमन सेंस से कर लेंगे। नाउ अदर टाइप्स ऑफ डेफिसिट क्या होता है, तो पहला इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें क्या है डिफरेंस लेते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स का, ठीक है। मतलब कितने खर्चे हैं कितने ग्रांट्स आ रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। अभी ये किसी कमेटी ने, राघा रंजन कमेटी ने प्रपोज किया था और उसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया था बजट में, ठीक है। बस अब इसमें कोई खास आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये उसका फॉर्मूला लिख रखा है, इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बस इफेक्टिव में ध्यान रखो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस क्या है, ग्रांट है। नाउ नाउ मोनेटाइज्ड डेफिसिट, इसका मतलब होता है कि इंक्रीज करना इन नेट आरबीआई की क्रेडिट टू द यूनियन गवर्नमेंट। ये मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आरबीआई की जो नेट आरबीआई जो क्रेडिट है टू द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई की जो उधार देने की, मतलब उधार दे रखा है तो वो अमाउंट बढ़ जाता है किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन इन द मनी बाय द आरबीआई। एक तरीके से आरबीआई जो है मनी सप्लाई फिर इस वजह से बढ़ जाती है, जैसे हमने बताया था, प्रिंट वो पैसे देगी तो। एंड मोनेटाइज डेफिसिट को हम कैसे कर रहे हैं, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, जो भी पैसा आरबीआई से लिया है, प्लस में ड्रॉ डाउन बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई, कि कितना पैसा आपने आरबीआई से लिया है, प्लस में ड्रॉ डाउन बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम दी आरबीआई। इसका मीनिंग एक बार चेक कर लेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। चलो नाउ डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब है कैसे हम जो भी कमी है उसको पूरा फाइनेंस करते हैं। तो प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग द फंड्स टू ऑफसेट द डेफिसिट, जो भी कमी है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब वही है, प्रैक्टिस ऑफ वही रेजिंग द फंड, हमें पैसा लाना है, ऑफसेट करना है अपने डेफिसिट को। जब कब होती है ये सिचुएशन, कब आती है, जब हमारी टोटल इनकम बिलो होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर से, जो इनकम है वो कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। जो इस गैप है इसको फिर कैसे करेंगे, बोरिंग करेंगे, लोगों से कर सकते हैं, बॉन्ड इशू करके या प्रिंट करके फ्रेश कर, अलग अलग तरीके। पर्पस क्या होता है, क्यों करें हम भैया, क्योंकि डेफिसिट है, कमी है, इसका मतलब है गवर्नमेंट को पहली बात तो अपनी कमी पूरी करनी है, फिर खर्चे पूरे करने हैं। दूसरी बात इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट जो है उन सबको बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को और खर्चा करना ही पड़ेगा। कैपिटल को फॉर्म करना है, ठीक है, सेविंग्स करानी है तो मनी सप्लाई बढ़ा के तो भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। एंड रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूटिलाइज करने के। अब डेफिसिट को फाइनेंस कैसे कर सकते हो, आप फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हो, आप बैंकिंग सिस्टम से ले सकते हो, आप ऑब्टेन कर सकते हो फंड्स हमारे आरबीआई से, ठीक है। और आरबीआई क्या करेगी, प्रिंट भी कर सकती है मनी को, न्यू मनी एंटर करती है मार्केट में, ठीक है, दोनों ही केसेस में, ठीक है। अब
अब ये नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है कि जो बोरिंग आप फ्रॉम द पब्लिक करते हो बाय सेलिंग द बॉन्ड्स देके, उसको हम डेफिसिट नहीं मानते। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज जो गवर्नमेंट है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो हमारा क्या दे रही है, वो बॉन्ड दे रही है लोगों को, वो बॉन्ड दे रही है लोगों को, एंड लोग बदले में पैसा दे रहे हैं अपना। तो एक तरीके से रिवर्स गेम चल रहा है, इस वजह से शायद इसको नहीं मानते हैं। अभी के लिए हमें इतना जानना वो बहुत है कि बस इनको हम नहीं मानते, अगर बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं तो उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं मानते हैं। इफेक्ट्स क्या होता है हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग का? तो सबसे पहले हमारा इन्फ्लेशन। तो जब भी सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ता है, इंक्रीज होगा प्रिंट करने से, बिकॉज न्यू करेंसी नोट्स का तो इन्फ्लेशन आ सकता है। डेवलपमेंट एक्सीलरेट हो जाएगी, जो गवर्नमेंट है वो बोरो करेगी, ठीक है, आरबीआई से अगर, तो इंटरेस्ट जो भी पेड होता है रिजर्व बैंक को एक्चुअली रिटर्न हो जाता है गवर्नमेंट को एज अ प्रॉफिट। मतलब जो भी आरबीआई से लोन लेगी गवर्नमेंट, आरबीआई से लोन ले तो जो गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट देती है वो कहीं ना कहीं उसी के एक जो है तिजोरी में आ जाता है, तो रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट बढ़ जाता है इस वजह से। फोर्थ सेविंग, अगर जैसे कि कंजप्शन जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है बाय डेफिसिट लेड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, जब इन्फ्लेशन हो जाता है ज़्यादा तो वो लोग क्या करते हैं, अपना कंजप्शन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कम करते हैं, खर्चा कम करते हैं, क्योंकि उनको मतलब सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज़ फोर्स सेविंग्स बन जाता है एक तरीका। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ वो जनरेट सरप्लस परचेजिंग पावर। इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटर होगा, क्यों? क्योंकि हमारी इनकम इनक्वालिटी कम होगी, क्यों? क्योंकि सरप्लस परचेज, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, वही वाली इन्फ्लेशन वाली बात यहाँ भी दोबारा। और इफेक्ट क्या होगा इन्वेस्टमेंट पे? इन्वेस्टमेंट सफ़र कर जाती है, क्यों? क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है इसमें इन्फ्लेशन है, तो एम्प्लॉय डिमांड करते हैं, मतलब जो भी हायर वेजेस की, मतलब हर कोई चाहता है कि हमें, महंगाई बढ़ रही है तो वो भी चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी हमारे पैसे ज़्यादा मिले। अब इसके उनके डिमांड को अगर हम मीट करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जो फैक्ट्री है, जो फॉर्म है, उसका खर्चा बढ़ जाएगा, और उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न्स कम मिलेंगे, तो वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। एंड लोअर इन्वेस्टमेंट की वजह से हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट ही ना करें, और कहीं ना कहीं फिर लोअर जीडीपी में देखने को मिले, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ ये क्या था, ठीक है, मोटे मोटे में। तो होगा क्या, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी तो डिमांड होगी लोगों के थ्रू कि आप एक काम करो, हमें ज़्यादा वेजेस दो, वेजेस को हमारे बढ़ा दो। वेजेस को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो भी बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था, जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं, वो गिर जाएगा, और इन्वेस्टर्स फिर इस मतलब नहीं आना चाहिए, वो कहेंगे हम नहीं आ रहे, फिर हम क्यों आए यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। देन वी हैव द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अगर क्या करती है, इटसेल्फ गोज ऑन बोरिंग करती है फ्रॉम द बैंक से ले जाके, तो जो अदर इन्वेस्टर्स है वो हो सकता है कि उनको ऐसा लगे हम तो लेफ्ट आउट है, मतलब हमसे क्यों नहीं लिया और बैंक से क्यों लिया, तो इट्स लाइक क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउड की तरह वो निकल जाएंगे। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे डेफिसिट फाइनेंसिंग के? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस के। तो सरप्लस मनी जो है टैक्स पेयर इज लैंड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी पैसा सरप्लस मनी था, जो भी एक्स्ट्रा मनी था टैक्स पेयर का, मतलब लोगों का, वो गवर्नमेंट के पास चले जाता है, और उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ये उनके पास एडवांटेज है, ठीक है। देन देयर इज अ बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, और एज वेल एज उनको टैक्स भी नहीं दे पड़ रहा इस चीज़ पे। अब बोरिंग जो आप आरबीआई से लेते हो तो उससे ज़्यादा मनी क्रिएट होती है, ठीक है। एंड जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो रीपेड होता है गवर्नमेंट को ही, तो आपको पता ही है कि जो इंटरेस्ट है, जो भी मतलब एक तरीके से जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी आरबीआई को, वो एक तरीके से आरबीआई की नहीं बल्कि गवर्नमेंट की खुद की ही इनकम है, ठीक है। देन देयर इज ए स्ट्रेंथन करता है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन को, पुश करता है गवर्नमेंट को कि वो अपनी यूज़ करे अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को, एंड उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। पैसा आएगा तो उस पर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा। नाउ देयर इज अ डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये इन्फ्लेशन होगा, जैसे कि हमने देख लिया इन्फ्लेशन क्यों हुआ, कि न्यू नोट प्रिंट होंगे। इंडिविजुअल जो है फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम जो है बेनिफिट नहीं होगा उससे, ठीक है। क्यों? लेट्स टू इनकम इनइक्वालिटी, मतलब क्या है, जिसकी फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, उसके पास ये है कि आज भी किराया 20,000 ही था, आज भी 20,000 से ही किराया आ रहा था, उससे घर चल रहा था, 20,000 था, आज भी 20,000 है। अब तब तो 20,000 में काम चल रहा था, 20,000 की कीमत एक तरीके से कहीं ना कहीं 20,000 ही थी, लेकिन आज के टाइम पे वो 15,000 हो गई, लेकिन खर्चा हमारा जो है 20,000 का ही है, समझ लीजिए उस तरीके से। और इस तरीके से जो है उसको सफ़र करना पड़ेगा, और उससे इनकम इनक्वालिटी बढ़ेगी। ये डिस्टर्ब करता है एंटायर इन्वेस्टमेंट सिस्टम को, जैसे हमने देखा था कि इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ऐसे टाइम में बिल्कुल मुंह फुला लेंगे और वो बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे। ना मनी की जो परचेजिंग पावर है वो में डिट्रॉइट हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर आपकी 20,000 भी पैसे सैलरी है तो भी वो 15,000 की तरफ फील होती है बिकॉज ऑफ दी महंगाई।
नाउ पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट मतलब सम ऑफ टोटल बोरिंग जो भी होती है। तो टाइप्स ऑफ पब्लिक डेब्ट क्या क्या हो सकते हैं? इंटरनल हो सकते हैं, जब आप लोन लेते हो फ्रॉम द सिटीजन या फिर वेरियस इंस्टीट्यूशंस कंट्री के अंदर से ही। इंटरनल सोर्सेज में कोई भी इंडिविजुअल आता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद रहा है, बैंक्स आते हैं, बहुत प्राइवेट पब्लिक परचेज कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं एंड सेंट्रल बैंक भी आते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अ एक्सटर्नल पब्लिक डेब्ट भी है, जो कि लोन ऑब्टेन करोगे अनदर कंट्री से, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? फॉरेन गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब कॉजेज क्या है फॉर द इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट का? तो पहला है मैनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेफिसिट, क्योंकि एक तो डेफिसिट रहता है बजट में, दूसरी बात है हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, तो गवर्नमेंट को हमेशा ही वो डेफिसिट में रहते हो तो उसको खर्चा करना ही पड़ेगा, उधार लेना ही पड़ेगा। सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट, टू सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को एंड फाइट करने के लिए रिसेशन को, आप गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? खर्चे करने ही पड़ते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, जो गवर्नमेंट है वो उसको रिमूव करना होगा एक्सेस मनी को फ्रॉम द सर्कुलेशन। ज़्यादा पैसा लोगों के पास है तो क्या करती है? लोगों से के पास से जो है गवर्नमेंट पैसा ले लेगी, अपने पास बुला लेगी, ठीक है। तो एक्सेस मनी सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकती है। फाइटिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन, अगर हमारी इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रही है, मतलब वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्केयर है, इन्वेस्टमेंट जो है स्केयर है, कम है, और डिप्रेशन पीरियड चल रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट को करने ही पड़ेगा क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, इसलिए उसको दान लेना पड़ेगा। मेथड्स क्या हैं? तरीके हैं बहुत सारे रिडीम करने के लिए अपने पब्लिक डेब्ट को। तो सबसे पहला हमारा सिंकिंग फंड है, दैट इज़ जो गवर्नमेंट है वो क्रिएट करेगी हमारी एक सिंकिंग फंड। सिंकिंग मतलब एक इट्स काइंड ऑफ अ फंड है जिसमें वो एवरी ईयर क्या करती रहेगी? कंट्रीब्यूट करती रहेगी कुछ सेट अमाउंट ऑफ मनी, कुछ पैसे रखती रहेगी, एंड बाय द टाइम जब वो डेब्ट मैच्योर होंगे, जो फंड है वो सफिशिएंट अमाउंट पे ऑफ उनको मतलब उनमें इतना पैसा हो जाएगा कि वो आराम से अपनी प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट को दे पाएँ। कन्वर्जन का मतलब होता है कि कन्वर्ज करा दो ओल्ड लोन को एक न्यू लोन में, और उससे जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इन लो, मतलब एक बार सिंपल सी बात है ना, अब एक पर्सन है, ठीक है, आपने उसे उधार ले रखा था 20,000, ठीक है, आप नहीं चुका पा रहे हो, तो आप कहोगे कि काम करो मुझे 30,000 और दे दो, और आप इंटरेस्ट रेट, और उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जब ज़्यादा होता है ना, जैसे कि होगा चिप्स के पैकेट, कि 10 रुपये का चिप्स के पैकेट में क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, अगर आप कंपैरिजन में रखो तो अगर 5 रुपये के 2 पैकेट से, तो ये वही वाला तरीका है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट आपको सस्ता मिलेगा, थोड़ा सा बड़ी चीज़ पे इंटरेस्ट कम हो जाता है, ठीक है। देन दिस अ बजटरी सरप्लस। बजटरी सरप्लस मतलब सरप्लस बजट है, उससे आप पे कर सकते हो। सिंपल सी बात है, बस एक्स्ट्रा मनी रहेगा तो कर दो। टर्मिनल एन्यूटी, इसका मतलब है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर दो। रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप क्या कर दो? रिड्यूस करा लो अपना इंटरेस्ट रेट को ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, एंड इस तरीके से आप पे कर सकते हो। देन दिस अ कैपिटल लेवी, इट्स अ काइंड ऑफ अ टैक्स है जो आप लगाओगे, इम्पोज करोगे कैपिटल एसेट्स पे जो कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के पास है, और वहाँ से जो भी पैसा कलेक्ट होगा उसको आप पे करने में यूज़ करोगे अपने डेब्ट्स को, ठीक है। ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है पब्लिक डेब्ट के? तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है हमारे पब्लिक डेब्ट के, दैट इज ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एक मल्टीप्लाई इफेक्ट हमारी इकॉनमी में क्रिएट होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, डिक्रीज होती है जो भी कॉस्ट है लॉजिस्टिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की भी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होती है तो अट्रैक्ट होती है फॉर द इन्वेस्टमेंट, एफडीआईज भी हैं वो भी आती हैं, एंड जो इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी में उससे इवन प्रोडक्शन भी बढ़ती है, एंड हमारी इम्पार्ट होती है लेबर स्किल्स भी। पब्लिक डेब्ट अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज से करते हैं तो हमारे एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी काम करते हैं, और हमें हेल्प करते हैं इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कराने में। मतलब अगर हमने यूएसए से कल को अगर कुछ उधार लिया तो हमें वो डॉलर में पेमेंट करेगा, और वो डॉलर हमारे फॉरेन रिजर्व को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। नाउ नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है? सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन आता है जैसे कि हमने देखा। पब्लिक वेलफेयर जो स्कीम्स हैं जनरली उनका क्या होता है? डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक रिटर्न्स, उनकी कोई इकोनॉमिक रिटर्न्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने गरीबों के लिए कोई स्कूल बनवाए तो उसका कोई रिटर्न हमें मिलेगा, तो जनरली नहीं है। तो उससे एक टैक्स बर्डन ही फ्यूचर जनरेशन पे पड़ता है जब उसको हमें को वापस करना पड़ेगा डेब्ट को। नाउ कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है हमारी सोवरेनिटी पे, क्यों? क्योंकि अगर हम उधारी लेते हैं तो उससे हमारी हम सोवरेन नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने हमें उधार दिया है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है हमारी पॉलिसी को, एंड एक्सटर्नल बोरिंग्स है जनरली, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। नाउ टर्म्स क्या रिलेटेड है हमारी पब्लिक डेब्ट से? तो द फर्स्ट इज द लायबिलिटीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो लायबिलिटीज जो भी होती हैं वो अगेंस्ट होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो भी पेमेंट होगी इससे होगी। टोटल डेब्ट इंक्लूड करता है जो भी डेब्ट टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की ही डेब्ट को हम कंसिडर करके चलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या है? लायबिलिटी हमारी यूनियन गवर्नमेंट की जो भी उधारी दोनों ने ले रखी है, ठीक है। नाउ पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़, इसका मतलब होता है ऐसी लायबिलिटीज़ पब्लिक अकाउंट में जिसमें प्रोविडेंट फंड वगैरह, तो तीन टाइप के फंड होते हैं। कंटिजेंसी होता है, एक तो हमारा कंसोलिडेटेड होता है, और हमारा होता है पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट में जो पैसा रखा होता है लोगों का, पेंशन फंड, इन सब का, ये भी एक तरीके से हमारे लिए क्या है? पब्लिक डेब्ट की ही तरह है, क्योंकि हमें पे बैक करनी है राइटफुल ओनर को जब टाइम हो जाता है मैच्योरिटी का, राइट।
डेप्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ डेप्ट आपने ले रखा अपने जीडीपी का। सो टोटल डेप्ट ऑफ अ पार्टिकुलर टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री का। तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी क्षमता क्या है कंट्री की, कि आप पे बैक कितने अच्छे से कर पाओगे अपनी डेप्ट को, ठीक है। अगर हायर हमारा डेप्ट टू जीडीपी रेशियो होगा तो लेस लाइकली की जो कंट्री है वो पे बैक अपनी डेप्ट को पे बैक कर पाए, मतलब इतने अच्छे से ना कर पाए। एफआरबीएम एक्ट जो है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो अराउंड हमारा ऐसा बोलता है कि 60% ही आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो, ठीक है। 40% सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, उसमें से 20% हमारा स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। सो हायर द डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हम कम करके पे कर पाएंगे, और अगर हमारा लो होगा ये रेशियो तो हम ज़्यादा इजीली पे कर पाएंगे और लोग हमें इजीली दे भी देंगे। नाउ लेफर कर्व क्या होता है? लेफर कर्व इज नथिंग, इट्स अ रिलेशनशिप है किसके बीच में, हमारे टैक्स रेट एंड एक्चुअल टैक्स रेवेन्यू के बीच में। इसका मतलब है और जनरली ऐसा देखा जाता है जो अगर टैक्स रेट को हम लो रखते हैं तो एक्चुअल जो टैक्स रेवेन्यू रियलाइज होता है वो अप जाता है। मतलब है कि अगर आप ज़्यादा टैक्स का रेट रखोगे, 10% रखोगे, लाइक 20% रखोगे, तो 20% ये टैक्स का रेट था, इतना हमें आना था तो वो इतना आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इतना आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर हमारा टैक्स का जो था वो था ही 10% था, तो हमारा जनरली 8% के बराबर आ जाएगा। वो 20% था तो 10% आया। तो इस तरीके से पता लगा कि अगर लो रखोगे तो ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है, क्योंकि लोग थोड़ी कम आनाता नहीं करते हैं देने में। बजटरी रिफॉर्म्स एंड फिस्कल, अगर हम पॉलिसी की बात करें तो रीसेंट बजटरी चेंजेस क्या हुए, तो आपको सबको पता है कि हमारा जो है 17-18 से ही हमारा जो बजट है वो प्रेजेंट होना शुरू हो गया। कब? हमारी 1 फरवरी को एवरी ईयर। अर्लियर पहले वो 28 फरवरी को होता था। ना मर्जर हो गया, पहले हमारे 2 बजट होते थे, एक जनरल बजट था एंड एक था हमारा रेलवे बजट, जिसको हमने मर्ज करके अब क्या कर दिया, दैट इज एक ही कर दिया है, ठीक है। तो किसके रिकमेंडेशन पे होता है? डेब्रॉय, श्री विवेक डेब्रॉय, विवेक उब्रॉय, विवेक डेब्रॉय, ठीक है। इस तरीके से देन देयर इज एलिमिनेशन हो गया प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन का। प्लान जो हमारा क्लासिफिकेशन था, मतलब जो भी हमारी जैसे कि नीति आयोग प्लान बनाएगी उसके अकॉर्डिंग जो भी बजट में था। नॉन प्लान मतलब जो कि नीति आयोग के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। नाउ रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का मतलब है कि हमने थोड़ा सा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट करा है इस वे में कि हमें और अच्छे से मतलब उस चीज़ का कोई बेनिफिट मिले। लाइक हमने न्यूली जो भी क्लासिफिकेशन कर दी है हमारे जो भी CSS है, और 12th फाइनेंस कमीशन ने भी इसको रिकमेंड किया था। तो क्या क्लासिफिकेशन के लिए कोर स्कीम, ऐसी स्कीम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये कॉम्प्रोमाइज़ करती है नेशनल डेवलपमेंट एजेंडे के लिए। यहाँ पे जो सेंट्रल स्टेट है वो दोनों वर्क टुगेदर करें। एग्जाम्पल है ग्रीन रेवोल्यूशन, वहीं पे आती है हमारी। देन उसके बाद हमारी आती है दैट इज़ अ कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। क्या आती है हमारी? कोर ऑफ द कोर स्कीम्स आती है, जिसमें जो फर्स्ट चार्ज होता है अवेलेबल फंड्स पे वो होता है फॉर द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। देन देयर इज अ ऑप्शनल स्कीम्स होती हैं जहाँ पे जो स्टेट है वो फ्री है, उनको चूज़ करने को कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं फंड्स वगैरह को एलोकेट कर सकते हैं टू द स्टेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ लम्प सम, ठीक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया स्टेट को, यहाँ पे पूरी आज़ादी दे दी। यहाँ पे सिर्फ नेशन ही काम कर रही है, यहाँ पे नेशन प्लस में स्टेट काम कर रहे हैं। मेरे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो बजटरी मैनिपुलेशन जो है वो हमारा इफेक्ट करता है काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, और इन सारी चीज़ों को, ठीक है। इस चीज़ में आते हैं बजटरी पॉलिसी में हमारी जो भी हम मतलब फिस्कल पॉलिसी में जो भी हम बजट में चेंजेस करेंगे उसकी वजह से ये सब कुछ हमारी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वही अपना फुल एम्प्लॉयमेंट हमें अचीव करना है, प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश करें, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ज़्यादा ना आए, इकॉनमी ग्रो करे, हमारी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भी रहे, हमारी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी रहे, हमारी इनकम की एंड वेल्थ की, ठीक है, दोनों चीज़ की, कैपिटल फॉर्मेशन होता रहे एंड रीजनल बैलेंस भी बना रहे। टूल्स क्या हमारे फिस्कल पॉलिसी का? तो सबसे पहले है गवर्नमेंट के खर्चे, ट्रांसफर पेमेंट जो कि एक तरफा होते हैं, गवर्नमेंट करती है गरीब लोगों को या फिर उन सारी नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देती है। उसके बाद टैक्सेस जो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का काम करते हैं ना। टाइप्स क्या हमारे फिस्कल पॉलिसी का? सिंपल सी बात है, 2 टाइप की होती है। द फर्स्ट इज द एक्सपेंशनरी का मतलब है कि जिसमें मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसका एम होता है आपको इंक्रीज करना है डिमांड को, डिमांड बढ़ेगी तो वही है कि मनी सप्लाई हमारी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। सो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने टैक्सेस को कम कर लेगी सो दैट लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो कि वो स्पेंड कर सके ज़्यादा। बूस्ट करेगी इकॉनमी को इन द टाइम ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जब हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहता है, रिसेशन का पीरियड होता है, मंदी जो चली होती है मार्केट, इस टाइम पे हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा और इस तरीके से वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड करेंगे तो आगे हमारे उनके प्रोडक्शन ज़्यादा होगी एंड प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वही अपना लोगों के पास इनकम भी ज़्यादा आएगी और मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो इससे एक्सपेंशन। तो दूसरी होती है हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है कट करती है अपने एक्सपेंडिचर को और रेज करती है अपने टैक्सेस को, या फिर तो खर्चे को कम कर लेगी, जो भी खर्चे हैं उसको कम कर लेगी, और जो भी अपने इनकम है उसको क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी, रिड्यूस कर लेगी अमाउंट ऑफ मनी जो भी अवेलेबल है उसके पास। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिजाइन टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। तो ये हमारी जैसे कि इन्फ्लेशन को बेसिकली टैकल करने के लिए इस चीज़ को हम करते हैं, ठीक है।
ऑटोमेटिकली एंड डिस्क्रिशनरी हमारी फिजिकल पॉलिसी दो टाइप की होती है। ऑटोमेटिकली का मतलब है समथिंग इन द इकोनॉमी जो कि इट्सेल्फ क्या करेगी, उसको बैलेंस कर देगी। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी जैसे कि कॉज गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, जो टैक्सेस हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट अन इन्फ्लेशन या फिर कहें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के। ठीक है, अब जैसे कि इसका एग्जांपल दे रखा था बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट, ऐसे ही कुछ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। कैसे, अगर ऐसा होता है कि हमारा इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, हम इसको क्या करना है, कम करना है, वी नीड टू। अब क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो इनकम टैक्स भी उनको ज़्यादा देना पड़ जाता है, टैक्स ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पीपीएल से ऊपर चले गया तो उनके लिए जो बेनिफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं और इस तरीके से हमारा वो बैलेंस हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देते हैं। तो अब वो जो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की अर्निंग बढ़ भी गई, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो अर्निंग है गवर्नमेंट की वो बढ़ जाती है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का खर्चा है, जो खर्चे थे उसको वो कम हो गए, सिंपल ऑटोमेटिकली हो गया। डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी मतलब जहाँ पे डिस्क्रिशनरी मन मर्जी से जो है चेंज करेंगे हम टैक्स रेट पे या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग लेवल पे, जो कि हमारी गवर्नमेंट खुद करेगी। ठीक है, और फिजिकल कंसोलिडेशन इन इंडिया सो कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसमें हम बेसिकली रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं अपने फिजिकल डेफिसिट को एंड डेप्ट एक्यूमुलेशन की। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा उधारी हमारे ऊपर सिर पे इकट्ठी हो जाए और हम नेक्स्ट क्या बन जाए, श्रीलंका बन जाए, तो ऐसा नहीं चाहते हम। इसके लिए तो हमें कैसे अचीव करना है, तो हमें इंक्रीज़ करनी है डेफिनेटली अपनी खर्चों को अपनी जो भी इनकम है उसको बढ़ाना है, अपने खर्चों को कम करना है, इंप्रूव करना है अपनी टैक्स एफिशिएंसी को। इसका मतलब क्या होता है कि देखो टैक्स तो ठीक है, टैक्स आना था 50,000 करोड़, ठीक है, लेकिन जो टैक्स है वो आना इतना था लेकिन आप 40,000 करोड़ ही रहा है। तो इसका ये सबसे बड़ी इसकी क्या कारण है, इसका कारण हो जाता है दैट इज़ द हमारा कहीं ना कहीं एफिशिएंसी नहीं है टैक्स कलेक्शन में। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, ब्रॉडन करना है टैक्स जीडीपी रेशियो को बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बेस। हमें टैक्स बेस को बढ़ाना है, हमें मिनिमाइज करना है अपने टैक्स कंसेशंस को, कम से कम टैक्स कंसेशंस दो, ज़्यादा अपना जो है टैक्स बेस को बढ़ाओ, ज़्यादा लोगों से टैक्स लो। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, तो उससे हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। देन देयर इज अ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ विल गेट हायर इनकम टैक्स। ठीक है, तो उनको अपने क्या मिलेगा, हायर टैक्स रेवेन्यूज़ मिलेगा। ऑगमेंटेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़ क्रूशल है बहुत ज़्यादा इन ऑर्डर टू ब्रिंग करने के लिए अबाउट फिजिकल कंसोलिडेशन, क्योंकि देयर आर लिमिटेशंस है, आप कितना ही रिड्यूस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते हो। देखो उधार तो आपको लेना ही पड़ेगा बिकॉज आप अपने एक्सपेंडिचर को हद से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, वेलफेयर करना ही पड़ेगा। इंडिया एक ऐसी डेवलपिंग नेशन है जिसमें गरीबी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो लोगों का भला तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, उसके लिए खर्चे भी रहेंगे। तो हम एक लिमिट तक ही अपने खर्चों को कम कर सकते हैं और एक लिमिट तक ही टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें बोरो करना पड़ेगा और बोरो करना पड़ेगा तो हमें उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 ये क्या है, लेट्स स्टडी इट। ठीक है, तो अब हमारा ये कौन सा एक्ट है, लेट्स सी। ठीक है, सो इसका मेन इसका टारगेट क्या है, टारगेट फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन के हमें फिजिकल को कंट्रोल करके रखना है। तो की फीचर्स क्या है हमारे इस एक्ट के, तो बेसिकली ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट को कि आप प्लेस करो अलॉन्ग विद यूनियन बजट डॉक्यूमेंट। से बोलता है कि आपको कुछ 3 एक्स्ट्रा बजट के जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा है, दैट इज मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट है, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है, दूसरी कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है, तीसरी हमारी फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट है। नाउ बेसिकली एफआरबीएम जो हमारे मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी है, ये बेसिकली क्या है, सो ये प्रपोज करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट एंड जो फिजिकल डेफिसिट जो टैक्स रेवेन्यू है, टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन द मीडियम टर्म फिजिकल स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको प्रपोज करते हैं कि जो भी अपना रेवेन्यू डेफिसिट है, जो भी फिजिकल डेफिसिट है, टैक्स रेवेन्यू टोटल आउटस्टैंडिंग है, उसको आप एज अ परसेंटेज दिखाओ जीडीपी का। ठीक है, इन द किस में, हमारी मीडियम टर्म स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या दिखाना है, जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको जीडीपी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिखाना है। ये जो एक्ट है, ये बात करता है कि आप रिड्यूस कर दो अपने फिजिकल डेफिसिट को 0.3% ऑफ जीडीपी ईच ईयर, हर साल, एंड रेवेन्यू डेफिसिट को 0.5। तो क्या है, मेन 2 टारगेट्स दिए गए हैं कि आपको अपना जो हमारे आपके नॉर्मल रेवेन्यू डेफिसिट है उसको आपको 0.5% से कम करना है एवरी ईयर, एंड अपने जो हमारा दैट इज़ डेफिसिट है, नॉर्मल जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, उसको आपको 0.3% कम करना है हर साल। सो टारगेट है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम रट लेते हैं, एकदम घोल के पी जाना है। ठीक है, तो हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0.5% से हमें कम करना है हर साल और फिजिकल को 0.3% से हर साल कम करना है। ठीक है, नाउ वो बोलते हैं देन एक्चुअल डेफिसिट में एक्सीड कर सकते हैं टारगेट जो भी स्पेसिफाइड है। ऐसा बोला गया कि आप इन टारगेट से हट सकते हो अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल कैलेमिटी, ऐसी कोई प्रॉब्लम, एक्सेप्शनल ग्राउंड आ जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट बोरो ना करे फ्रॉम द आरबीआई एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ एडवांसेस।
मीट करने के लिए टेम्प्रेरी हमारी जो भी एक्सेस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बोरो ना करे, एज वेल एज ये भी चीज़ बोली कि आप आरबीआई से बोरो ना करो। अब इसका यही कारण है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको कर्व करने में प्रॉब्लम आती है। जब ये अगर बोरो करता है तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेम्प्रेरी एक्सेस के लिए कर सकते हो, ठीक है, यानी परमानेंटली करे जा रहे हो। तो इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि हम जो लेटेस्ट टारगेट्स हैं वो देख लेते हैं एफआरबीएम एक्ट के। तो अभी ये सारे हम नहीं पढ़ें तो इट्स बेटर, ठीक है। उन्होंने एक एफआरबीएम रिव्यू कमेटी बैठी थी 2016 में। अब इसका मेन इसने बेसिकली प्रपोज किया था, दैट इज़ अ ड्राफ्ट डेप्ट मैनेजमेंट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। मतलब बोला था एफआरबीएम एक्ट की जगह आप ये एक्ट ले आओ, रिप्लेस कर दो एफआरबीएम एक्ट को इसके साथ, दैट इज डेप्ट मैनेजमेंट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल। अब उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उसने मोटी मोटी क्या दी थी कि आप डेप्ट टू जीडीपी रेशियो में सेम वाली बात बोली थी कि आप क्या रखो, मैक्सिमम 60% रख सकते हो, 40% सेंटर के लिए, 20% स्टेट के लिए। तो कुछ खास इसने बदलाव नहीं करा, ये सेम वाली बात है, पहले भी हमारी बोली गई थी वही वाली बात है। उसके बाद ये बोलता है कि आप फिस्कल काउंसिल को क्या करो, एक ऑटोनमस फिस्कल काउंसिल क्रिएट करो, ठीक है। और वो क्या करेगी, उसका मेन वही काम रहेगा कि वो इन सारी चीज़ों को चेक करती रहेगी, टाइम टू टाइम जो टारगेट्स हैं उनको देखती रहेगी। देन उसने बात करी डेविएशंस की। डेविएशंस मतलब कुछ वो बोलता है कि आप कब हट सकते हो अपने टारगेट से, कब कब हट सकते हो। कमेटी सजेस्ट करती है कि ग्राउंड जिस पे हमारी गवर्नमेंट डेविएट हो सकती है, हट सकती है अपने टारगेट से, क्लियरली उसको स्पेसिफाइड करो, उसको क्या करो, स्पेसिफाइड करो क्लियरली, ठीक है। एंड आस्क करो, लोगों को रिकमेंड करो, ठीक है। और सॉरी दूसरा पढ़ लिया मैंने, एंड शुड नॉट बी अलाउड। और ऐसा गवर्नमेंट को एक बार में ही बता दो किन किन चीज़ों पे आप हट सकते हो, बाकी बार आपको बार बार हटने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देन देयर इज अ डेप्ट ट्रैजेक्टरी फॉर इंडिविजुअल स्टेट्स। तो इसका मतलब है कि आप हर एक इंडिविजुअल स्टेट का भी एक बार देखो कि उसने कितना उधार ले रखा है, तो वो भी देखो। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि रिकमेंड करा था डेप्ट ट्रैजेक्टरी फॉर इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए, ठीक है। देन देयर इज अ बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करा गया गवर्नमेंट की बोरो ना करी रिजर्व बैंक से, एक्सेप्ट बोला गया टेम्प्रेरी शॉर्ट हो। तो ये सेम वाली बात है कि आरबीआई से मत करो, सेम तब भी बोला था एफआरबीएम एक्ट में, अभी भी बोल रहे हैं, ठीक है। एंड जो आरबीआई है वो परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली फ्रॉम दी सेकंड मार्केट, ठीक है, डायरेक्टली ना करें, ठीक है, फ्रॉम द प्राइवेट मार्केट, ऐसा बोला हमारी, ठीक है। तो जनरली दो तीन चीज़ें हैं जो अलग है, दैट इज फिस्कल काउंसिल एस्टेब्लिश करो, डेविएशंस के रीजन स्पेसिफाई करो, जो भी आप जो स्टेट है एक मिनट थोड़ा किचड़ पिचड़ हो गया, इसको दोबारा कर लेते हैं, एक मिनट। तो एक तो फिस्कल काउंसिल आपको लगानी है, डेविएशंस को क्लियरली स्पेसिफाई करना है, ठीक है, क्लियरली स्पेसिफाई करना है। जो भी डेप्ट ट्रैजेक्टरी फॉर इंडिविजुअल स्टेट, मतलब जो भी इंडिविजुअल स्टेट है उसके भी आपको डेप्ट उन्होंने कितना उधार ले रखा है, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, ठीक है। जो भी बोरिंग है फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है। सो जो भी आप बोरिंग लेनी है वो भी आपको क्या करनी है, टेम्प्रेरी बेसिस पे करनी है, राइट। तो ये कुछ चीज़ रिकमेंडेशन है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इसके क्लोज भी दिया कि परमिट किया कि आप एक्सीड कर सकते हो ये की जो भी डिफिसिट बजट की ऑब्जेक्टिविटी है, कुछ गिवन ग्राउंड्स दिए कि आप कब कब छोड़ सकते हो, अपनी तरफ से भी कुछ बताया ना। मीडियम टर्म फिस्कल रिफॉर्म प्रोग्राम, तो कुछ फिस्कल में रिफॉर्म करने के भी कुछ प्रोग्राम्स आए हैं, और बहुत बहुत अलग अलग सजेशन दिए गए हैं। इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करा था मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने, फाइनेंस ही करेगी, ठीक है। इसका मेन फोकस वही था, इंप्रूव करना मैनेजमेंट ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स को बेसिकली बेटर करना, ठीक है। तो 11th जो फाइनेंस कमीशन है सबने अपनी रिकमेंडेशन दी, उन्होंने बोला था कि आप एक फिस्कल रिफॉर्म फैसिलिटी बनाओ, ठीक है, और 15% ग्रांट दो आप स्टेट को बाय लिंक टू द फिस्कल परफॉर्मेंस, कि वो कितना अच्छा फिस्कल परफॉर्मेंस उनका है उसके बेसिस पे भी आप ग्रांट जो है उनके बेसिस पे बांटो। ऐसे जो डेप्ट राइट ऑफ स्कीम की बात करी थी, फिस्कल गवर्नेंस बाय द स्टेट डाउन बाय द 12th फाइनेंस कमीशन, की कितनी अच्छी से कोई स्टेट क्या है डेप्ट को अपने डेप्ट को क्या है राइट ऑफ कर पा रहा है, उसके बेसिस पे आप उसको फाइनेंस मतलब जो है पैसा बांटो। सो 11th एंड 12th दोनों ही कमीशन ने फिस्कल को एज अ फैक्टर बताया है कि आप जब पैसे को बांट रहे हो तो उसको एज अ फैक्टर कंसिडर करो, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक मैटर है। और क्या 15 जो कमीशन है उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, उसकी ये रिकमेंडेशन थी फिस्कल पॉलिसी से लेके कि अपने रिड्यूस करो फिस्कल डेफिसिट को टू द 4%, हमारा 25 तक हमें करना है, 4% तक करना है। अभी तक हमारा 4% नहीं आया, तो हमें 4% तक करना है, ठीक है। तो क्या बोला कि क्या है, 4% तक आपको करना है। देन अगला बोलता है फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शुड कैसा होना चाहिए हमारा, 3% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, 3% से ज़्यादा ना चाहिए अगले 3 साल में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो सेंटर के लिए 4%, स्टेट के लिए 3%। बोरिंग जो लिमिट है स्टेट गवर्नमेंट की वो भी लगाई कि आप 3% से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। अगले सालों में आप 3% से ज़्यादा उधार नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए, दोबारा वही वाली बात है। तो दो ही चीज़ें बोली हैं वैसे उसने कुल मिला के, कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 4% कर ले अपने डेफिसिट को, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर ले, 3% कर ले, और उधार भी वो सिर्फ 3% ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते।
नाउ फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन ऑर्डर टू अचीव करने के लिए फिजिकल कंसोलिडेशन, मतलब क्या तरीके हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें कुछ सजेशन दिए कि आप इंप्रूव करो अपने टैक्स रेवेन्यू जनरेशन को, जो टैक्स है उसको एफिशिएंटली उसको कलेक्ट करो, इंक्रीज करो अपना टैक्स जीडीपी रेशियो, उसका मतलब है कितना अमाउंट ऑफ जीडीपी का कितना परसेंटेज आप टैक्स कलेक्ट करोगे, लाइक 10% कर रहे हो तो उसको 10 से 12 करो। बेटर टारगेट करो अपनी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ का, एंड एक्सटेंड करो डायरेक्ट जो भी बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स हैं, मोर सब्सिडीज़ दो। सब्सिडीज़ दो, लेकिन सब्सिडीज एक राइट पर्सन को, राइट इंडिविजुअल को पहुंचे, उसको भी इंश्योर करो, सो दैट वेस्टेज ना हो कहीं ना कहीं उस पैसों का। ठीक है, टर्म क्या रिलेटेड है हमारे फिजिकल पॉलिसी, तो सबसे पहले हमारा फिजिकल स्टिमुलस, जिसका मतलब होता है टैक्सेस को कम करो एंड स्पेंडिंग को बढ़ाओ, टैक्सेस को कम स्पेंडिंग को बढ़ाओ। पॉलिसी मेजर जो कि गवर्नमेंट करती है, जिसमें वो रिड्यूस करती है अपनी टैक्सेस को, अपनी रेगुलेशन को, और इंक्रीज करती है अपने खर्चों को, बढ़ाती है बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और फिजिकल मल्टीप्लायर्स का मतलब है कैलकुलेट करता है इम्पैक्ट क्या है, अगर आपने इंक्रीज करा फिजिकल स्पेंडिंग को तो उसकी आउटपुट, मतलब गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं खर्चे का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट की जीडीपी पे। तो दैट इज़ इंक्रीज करना बोथ फिजिकल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट में, दोनों में ही, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, एंड ये मेजर करती है कंट्री के ट्रेड को इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट एक्सीड कर देते हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट के इम्पोर्ट में पड़ा हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट। लो इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या होता है, इस इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ पे जो पर कैपिटल इनकम है वो लो रहती है टू सेव और इन्वेस्ट पार्ट ऑफ इट, मतलब वो क्या ज़्यादा है बेसिकली कि इनकम कम है तो लोग सेविंग कम करेंगे, सेविंग कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि बैंक के पास पैसे ही नहीं जा रहा है कि उधार दे पाए इन्वेस्टर्स को, और उसकी वजह से दोबारा से प्रोडक्शन कम होगी तो इनकम होगी, तो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैप है जो उसमें आप फंस गए हो। और डेब्ट वर्सेस डेफिसिट है तो सिंपल सी बात है, डेब्ट का मतलब क्या होता है जो आपने उधार लिया है, ठीक है, एंड डेफिसिट का मतलब है कमी क्या है, तो डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का गैप कितना है, डेब्ट का मतलब है उस गैप को फिल करने के लिए जो भी आपने एंटायर इकोनॉमी में उधार लिया है, ठीक है, तो दैट इज इट। और लास्ट लाइन ये लिख रखिए, दैट इज जितना भी डेफिसिट है ओवर द ईयर वो एक तरीके से ऐड करता है टोटल डेप्ट में, ठीक है। सो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट।